अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल ने 2 ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जिसने मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात बढ़ा दिए हैं। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के नायब कमांडर को निशाना बनाने के चंद घंटे बाद ही इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हमास की अहम तरीन शख्सियत और लीडर इस्माइल हनिया को उनके एक गार्ड समेत शहीद कर दिया है, जिसे 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। और ये इस लिहाज से ज़्यादा तशवीशनाक है कि इस्माइल हनिया वैसे तो इसराइल का हमेशा से हदफ रहे हैं, लेकिन उनके ईरान की सरजमीन पर कत्ल ने मामले को बहुत ज़्यादा संगीन बना दिया है, जिससे ईरान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया गुज़िश्ता रोज़ ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे और इस तकरीब में उनकी शिरकत की तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आई थीं। कल ही इस्माइल हनिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकातें भी की, मगर फिर हल्फ बर्दारी की तकरीब और इन मुलाकातों के चंद घंटे बाद ही रात 2 बजे के करीब इस्माइल हनिया को इसराइल ने तेहरान में गैर मुतवक्के तौर पर शहीद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इस्माइल हनिया को शुमाली तेहरान में वाक़े खुसूसी रिहाइश गाह में मिसाइल मार कर शहीद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं, जिसके नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। अब तक इस वाक़े की ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं, मगर जहाँ इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इसराइली जारियत पर सवालात उठ रहे हैं और ख़ित्ते में जंग के खदशात बढ़ रहे हैं, तो वहीं इतनी आम शख्सियत जिसे इसराइल कहीं पर भी किसी भी वक्त टारगेट करने के लिए मुसलसल ताक में रहता था, उनके ईरान के दारुल हुकूमत में, और वो भी स्टेट गेस्ट के तौर पर, और वो भी नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के बाद कत्ल ने ईरान के सिक्योरिटी के निज़ाम पर भी सवाल उठा दिया है और इसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर करार दिया जा रहा है। जबकि सूरत हाल पर ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और ईरान के सुप्रीम लीडर और नौ मुंतखब सदर ने बदला लेने के बयान जारी किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दहशतगर्द सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर हमारे अजीज़ दोस्त को शहीद कर दिया है, जिससे हमें दुख पहुँचा है। सेहूनी रियासत को इस्माइल हनिया के कत्ल की सख्त सज़ा मिलेगी। मुजरिम और दहशतगर्द सेहूनी रजीम ने इस इक़दाम के ज़रिए अपने लिए सख्त सज़ा की राह हमवार कर दी है। हम इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। अहम बात यह है कि ईरान के नौ मुंतखब सदर का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिन्हें अपना ओहदा सदारत संभालने के पहले ही दिन इस गैर मामूली चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। मसूद पज़ेश्कियान को एतदाल पसंद सदर करार दिया जा रहा था और तवक्को की जा रही थी कि उनके दौर में ईरान के मगरिब से ताल्लुकात शायद बेहतर हो जाएं और ईरान की सख्त गिर दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुमकिना तौर पर तब्दीली देखी जाए, और ख़ुद उन्होंने अपने इसी एजेंडे को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया था। मगर उनके दौरे हुकूमत के इब्तिदाई चंद घंटों में ही इसराइली कार्रवाई ने इन इम्कानात पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद सदर मसूद पज़ेश्कियान को एक जारहाना और सख्तगीर मौक़िफ़ जारी करना पड़ा है। ईरानी सदर के बयान के मुताबिक कल मैंने इस्माइल हनिया का फातिहाना हाथ बुलंद किया था और आज मुझे उनकी मैयत को कंधा देना पड़ेगा। ईरान उन काबिज़ दहशतगर्दों को जिन्होंने इस्माइल हनिया पर बुज़दिलाना कार्रवाई की है पछताने पर मजबूर कर देगा और इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी इलाक़ाई सालमियत और इज़्ज़त का दिफा करेगा। ईरान जवाबी कार्रवाई का इशारा दे रहा है, जबकि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के बयान के मुताबिक इस्माइल हनिया का ईरानी दारुल हुकूमत में मुजरिमाना कत्ल एक ख़तरनाक वाक़या है जो जंग को नए रुख पर ले गया, जिसके पूरे खित्ते पर गहरे असरात होंगे। इस्माइल हनिया की शहादत रायगा नहीं जाएगी, मगर इसराइली हुकूमत इस हवाले से खामोशी अख्तियार किए हुए है और तबसरा करने से इनकार कर रही है। तर्जुमान इसराइली हुकूमत के बयान के मुताबिक इस्माइल हनिया के कत्ल पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। इस हवाले से बयान इसराइली फ़ौज जारी करेगी। ईरानी धमकियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और मौजूदा जंग हमास के खात्मे के साथ ही ख़त्म होगी। जबकि इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती अमरीका एक दफ़ा फिर इसराइल के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका ने जहां ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उसका इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो साथ ही खबरदार किया है कि इसराइल पर किसी भी हमले का दिफा किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के बयान के मुताबिक इसराइल पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा, ज़रूरी नहीं कि मशरिक़ वस्ता में कोई वसी जंग हो। जबकि वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के बयान के मुताबिक अमरीका इस्माइल हनिया की मौत में मुलविस नहीं है और उन्हें इस वाक़े का कोई इल्म भी नहीं था। मगर अल जज़ीरा के डिफेंस एडिटर के तस्दीक़ के मुताबिक इस्माइल हनिया का सुराग लगाने और उन्हें कत्ल करने के लिए जो इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई है, उसमें मुमकिना तौर पर अमरीकी मदद शामिल हो सकती है। तेहरान में निशाना बनने वाले फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया 2019 से गज़ा में नहीं थे, बल्कि वो मुस्तकिल तौर पर कतर और तुर्की में रिहाइश पजीर थे और वहीं से सियासी मामलात की निगरानी करते थे। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन वो ईरान भी आते जाते रहे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी करते रहे हैं और कल ईरान में ही उनकी शहादत हो गई। इससे पहले 7 अक्टूबर के बाद गज़ा में जारी इसराइली हमलों में इस्माइल हनिया का ख़ानदान निशाना बनता रहा। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में इस्माइल हनिया के 3 बेटों
3 पोतियों और 1 पोते समेत 60 से ज़ायद फैमिली मेम्बर्स शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता माह जून में इसराइली हमले में उनके ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए थे। इससे पहले अप्रैल में गज़ा में ही उनके 3 बेटों, 3 पोतियों और 1 पोते को शहीद कर दिया गया और उसकी इतला उन्हें जब कतर में सुनाई गई तो वो जज्बाती होने के बजाय दुआइया कलमात अदा करते नजर आए। الله يسهل الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم يعني ان شاء الله ربنا يسهل يلا ليش نكمل ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله بالله। लेकिन इस सबके बावजूद इस्माइल हनिया गज़ा में जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन इसराइल की वजह से बार बार मुज़ाकरात नाकाम होते रहे। इस्माइल हनिया खुद 1962 में गज़ा के एक पनाह गज़ीन कैंप में पैदा हुए थे और 80 की दिहाई में उन्होंने पहले इंतिफादा के दौरान फ़लस्तीनी ग्रुप हमास में शमूलियत इख्तियार की थी। इंतिफादा यानी इसराइल के खिलाफ अवामी मुज़ाहमती तहरीक में हिस्सा लेने पर इसराइल ने उन्हें मुतअद्दिद बार गिरफ्तार भी किया, मगर रिहाई के बाद भी उन्होंने हमास के साथ अपना सियासी सफ़र जारी रखा और हमास की आला क़यादत में उभर कर सामने आए। 2004 में हमास के बानी रहनुमा शेख अहमद यासीन और अब्दुल अजीज़ रंतीसी की इसराइली हमले में शहादत के बाद उन्हें हमास की खुफिया क़यादत का हिस्सा बना दिया गया। 2006 में फ़लस्तीन के कानून साज इंतख़ाबात में हमास की जीत के बाद इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने थे, मगर वो इस मनसब पर ज़्यादा अरसा नहीं रह सके और सिर्फ 1 साल बाद सदर महमूद अब्बास के ग्रुप अल-फतह के साथ इख्तिलाफ़ात के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। हुकूमत के खात्मे के बाद हमास की क़यादत में गज़ा की पट्टी में एक खुद मुख्तार इंतज़ामिया का क़याम किया गया और 2007 से लेकर 2014 तक इस्माइल हनिया गज़ा में हमास की हुकूमत में अहम रहनुमा के तौर पर शामिल रहे। इसके बाद 2017 में उन्हें खालिद मिशेल की जगह हमास के सियासी ब्यूरो का सरबरा बना दिया गया और कल अपनी शहादत तक वो ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब इसराइल ने हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया है। जनवरी 1996 में इसराइल ने गज़ा में हमास के मिलिट्री लीडर याह्या अयाश को निशाना बनाकर शहीद किया था। मार्च 2004 में हमास के बानी शेख अहमद यासीन गज़ा में इसराइली हमले में शहीद हुए थे और फिर अगले महीने ही अप्रैल 2004 में शेख अहमद यासीन के बाद हमास की क़यादत संभालने वाले अब्दुल अजीज़ रंतीसी इसराइल के फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। और अब इस्माइल हनिया की शहादत को हमास के लिए धचका तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि वो हमास के सबसे अहम रहनुमा और सियासी चेहरा थे, जबकि इस्माइल के अलावा भी हमास के चंद अहम रहनुमा अब भी इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं और उन्हें निशाना बनाने के लिए गज़ा में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ इसराइल कर चुका है। उनमें याह्या सिनवार और मोहम्मद देफ सरफहरिस्त हैं और दोनों को इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड समझता है। याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के बाद गज़ा पट्टी से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए हैं और इसराइल ताहाल उनका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा है। याह्या सिनवार हमास की सिक्योरिटी सर्विस के बानी और सरबराह हैं, जो दाखिली सिक्योरिटी उमूर समेत इंटेलिजेंस और खुफिया मालूमात को देखते हैं। इसके अलावा हमास के मिलिट्री विंग अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद देफ भी इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। इसराइल ने 2000 में मोहम्मद देफ को गिरफ्तार किया था, मगर वो बाद में फ़लस्तीनियों की दूसरी मुज़ाहमती तहरीक के दौरान जेल से फ़रार हो गए थे। इसके बाद से ही इसराइल को मोहम्मद देफ की तलाश है, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें आज तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। इस्माइल हनिया के ईरान की सरजमीन के अंदर कत्ल के बाद ईरान और इसराइल एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं, जिससे खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया के कत्ल की सख्त मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक हमें इस हमले के वक्त पर शदीद हैरत है। ये हमला उस वक्त किया गया जब ईरान के सदर ने हल्फ उठाया। इस तकरीब में गैर मुल्की वफूद बशमूल पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हम मावरा अदालत और मावरा इलाका या सरहद किसी भी दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। इसी तरह चीन, रूस, कतर और तुर्की ने इस्माइल हनिया की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। रूसी नायब वज़ीर खारजा ने कहा है कि इस्माइल हनिया की मौत एक नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल है और इससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। तुर्की की वज़ारत खारजा के बयान के मुताबिक इस्माइल हनिया के कत्ल से पता चलता है कि इसराइल का गज़ा में जंगबंदी का कोई इरादा नहीं है। अगर आलमी बिरादरी इसराइल के इस इक़दाम पर एक्शन नहीं लेती तो खित्ते में तनाज़ात मज़ीद बढ़ेंगे। इसी तरह कतरी वज़ीर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल एक घिनौना जुर्म है और इससे खित्ते में कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ेगी। जबकि चीनी दफ्तर खारजा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि तशवीश है कि यह वाक़या खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इस्माइल हनिया पर हमले से चंद घंटे पहले इसराइल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में रॉकेट हमला करके हिजबुल्लाह के अहम कमांडर को मारने का दावा किया है। BBC के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उन्होंने बेरूत में एक इंटेलिजेंस बेस्ड हमले में हिजबुल्लाह के नायब कमांडर फवाद शुक्र को मार दिया है, जो हफ्ते को गुलान हाइट्स में होने वाले हमले के मास्टरमाइंड थे। हिजबुल्लाह ने ताहाल
फवाद शुक्र की मौत की तस्दीक नहीं की है, लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमले के वक्त फवाद शुक्र इमारत में मौजूद थे। फवाद शुक्र हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के करीबी मुशीर समझे जाते हैं। अमेरिका ने फवाद शुक्र के सर पर $50 लाख की कीमत भी रखी हुई है। वाज़ेह है कि हफ्ते को इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गुलान हाइट्स के इलाके मजदल शम्स में एक फुटबॉल फील्ड पर रॉकेट गिरा था, जिसमें दुरूस कबीले के 12 अफराद मारे गए। मारे जाने वालों में अक्सरियत बच्चों की थी। इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह पर डालते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस हमले में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया था। लेबनान में कल इसराइली हमले और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा को मारने के दावे और तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया को शहीद करने के बाद खित्ते में जंग के खदशात एक दफ़ा फिर मंडराने लगे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भी इराक में ड्रोन हमले करते हुए ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप को निशाना बनाया है, जिसमें 4 अफराद के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी और रॉयटर्स के नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर इदरीस अली मौजूद हैं। इदरीस, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर खित्ते के मामलात पर आप कवर भी करते रहे हैं, लिखते भी रहे हैं। ये वाक़या होना, इस्माइल हनिया का ईरान के अंदर मारे जाना, जबकि वो स्टेट गेस्ट थे, ज़ाहिर एक बहुत हाई प्रोफाइल ये टारगेट है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि खित्ता एक दफ़ा फिर कहीं ये जंग के आसार की तरफ न जा रहा हो। ज़ेब, हमने जो सिचुएशन देखी है ना मिडल ईस्ट में फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, वो हर बार टेंस रह चुकी है। आप देखें प्री अक्टूबर 7 से भी पहले काफ़ी टेंस सिचुएशन रह चुकी है। अक्टूबर 7 आपने देखा हुआ इजराइल ने गाज़ा पे अटैक किया, टेंस सिचुएशन रह चुकी है। मगर जो हमने आज और कल देखा है, आई थिंक ऐसी सिचुएशन टेंस बहुत सालों में नहीं हो चुकी है। बेसिकली एक सिचुएशन डेवलप हुई है जहाँ ईरान ने कहा है कि जो हमास के पॉलिटिकल चीफ है उनको टारगेट किया गया इजराइल ने इन ईरान। वो स्टेट गेस्ट थे, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि इजराइल ने बेसिकली किस तरह किया ये हमें नहीं पता, मगर किसी तरह बेसिकली डीप इनसाइड तेहरान जाके अटैक किया है। तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी टेंस है, नॉट ओनली बिकॉज इस्माइल हानिया एक काफ़ी की पॉलिटिकल फिगर थे हमास के लिए, मगर अब क्वेश्चन आता है कि ईरान क्या करेगा। ईरान के अंदर हमला हुआ है, उनने इजराइल को ब्लेम किया है, एंड अब एक्सपेक्टेशन ये है कि ईरान किसी तरह रिटेलिएट करेगा। एंड ये जो एक स्पाइरल शुरू हो चुका है ना, वो काफ़ी मुश्किल है रोकना। एंड आई थिंक ये ही कंसर्निंग चीज़ है। वाशिंगटन में, तेहरान में, टेल अवीव में, आप कहीं भी देख लें, ये कंसर्न है कि अब ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, और अगर उन्होंने रिटेलिएट किया उसके बाद इजराइल क्या करेगा। तो एक स्पाइरलिंग सिचुएशन आ चुकी है जो आई थिंक काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माजी में भी ऐसा हुआ कि इस खतरे का इजहार किया जा रहा था कि ये स्पाइरल ना करे, कि ईरान रिएक्ट करे फिर इसराइल रिएक्ट करे। ईरान ने रिएक्ट किया, उन्होंने बहुत सारे मिसाइल दागे, आयरन डोम ने उसको रोका, उसके बाद इसराइल ने रिएक्ट किया, फिर कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है इस पोजीशन में ईरान है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए ज़रूर है कि वो इस तरह रिएक्ट करें कि एक स्पाइरल में चली जाए सिचुएशन और जंग की तरफ खुदा न खास्ता चला जाए मामला? लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले यूएस ने जो स्ट्राइक ली थी इराक में, उनके आईआरजीसी ईरानियन कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा गया था। एंड वो एक टाइम था जहां डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में था, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन थी, और ईरान ने रिटेलिएट किया, मगर काफ़ी मेजर तरीके से रिटेलिएट किया था उस टाइम पे बाय लॉन्चिंग मिसाइल्स यूएस बेस में इराक में, मगर इन लिमिटेड वे कि कोई अमेरिकन मरा नहीं गया। अब ये सिचुएशन वापस आई है कि कुछ सालों से हमने जो देखा है कि इजराइल की एक एबिलिटी है कि उन्होंने पॉलिटिकल असैसिनेशंस, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ईरान के अंदर ही मारा है। अब वो या तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी इजरायली मोसाद की तरफ से या मिलिट्री एसेट्स की तरफ से एक क्वेश्चन बना है ईरान के अंदर पॉलिटिकली एंड डोमेस्टिकली कि इजराइल की रीच इतनी हो कैसे सकती है जब ईरान ने इतना फोकस किया हुआ है। तो एक आप सही कह रहे हैं कि एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई है, एंड आई थिंक जो उनका रिएक्शन होगा पार्शली दुनिया को दिखाने के लिए होगा कि इजराइल ऐसे कर नहीं सकता, मगर डोमेस्टिकली भी अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है, एक नया प्रेसिडेंट आया है, उन्होंने भी दिखाना होगा कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास एबिलिटी है टू स्ट्राइक बैक। मगर आई थिंक जो हमने एटलीस्ट जो सोर्सेज ने बोला है कि ईरान की तरफ से भी एक इंटेंट है कि ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एस्केलेट हो तो सिचुएशन इजराइल के लिए तो बुरी होगी, मगर ईरान के लिए भी उतनी ही बुरी होगी। एंड गिवन कितनी डेलिकेट सिचुएशन है उनकी इकॉनमी के लिए, आई थिंक उनकी भी एक डिज़ायर है कि रिस्पॉन्ड करें, मगर ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें कि इजराइल को फिर और रिएक्ट करना पड़े। एंड इंस्पायरिंग सिचुएशन, सो आई थिंक इंटेंट ये है कि दिखाएं कि रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करें कि एक और स्पायरलिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए।
बहुत शुक्रिया। इस हवाले से इदरीस अली अपना तज़िया दे रहे थे, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत ने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान नई करवट ली है और इसकी बुनियाद जेल से इमरान खान के पैगामात हैं। इमरान खान ने न सिर्फ फ़ौज के साथ बात करने का पैगाम दिया बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया कि हुकूमत फ़ौज और PTI को लड़वाना चाहती है, मगर हम और आप दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही इमरान खान ने कौम से दिसंबर में नए इंतखाबात की तैयारी का भी कह दिया, जिसके बाद हुकूमत ये बयानिया बना रही थी कि इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं और वो फ़ौज के साथ मुआफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर गुज़िश्ता रोज़ जहां इमरान खान ने बातचीत के लिए फ़ौज को नुमाइंदा मुकर्रर करने का पैगाम दिया और कहा कि फ़ौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है, वहीं एक बार फिर फ़ौजी क़यादत पर नाम लिए बगैर ज़ाती हमले भी कर दिए हैं। गुज़िश्ता रात ट्विटर पर अपने पैगाम में इमरान खान ने लिखा कि माजी में भी चंद अशखास के बंद कब्रों के फैसलों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया था, सकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। अगर आप इन गलतियों पर आंखें और तनकीद बंद कर देंगे तो ये मुल्क से बिलउमूम और फ़ौज से बिलखुसूस जुल्म होगा। कोई भी फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता। हमने कभी भी इदारे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है और ये तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। फॉर्म 47 कठपुतली माफिया से कोई बातचीत होगी ना मुज़ाकरात। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, हर ओहदे पर इन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मोहसिन नकवी इसकी सबसे बदतरीन मिसाल है। हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असल फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है कि हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा असीरान की रिहाई और झूठे मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है, जिसके बगैर मुल्क की सालमियत खतरे में है। जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत करता हूँ। हमें होश के दाखिल लेने चाहिए और अवाम में बढ़ती हुई नफरत और एहसास महरूमी का सदेबाब करना चाहिए। यानी इमरान खान एक ही बयान में तनकीद और मुज़ाकरात की पेशकश दोनों कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस की तब्दीली से उम्मीद है कि उसे नए इलेक्शन मिल जाएंगे और इसी उम्मीद पर इमरान खान ने कौम से इलेक्शन के लिए तैयार रहने की बात की है। हुकूमत के खौफ और तहरीक इंसाफ की उम्मीद की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई का फैसला है, जिस पर अमल दरामद से पार्लियामेंट में नशिस्तों का तनासुब तब्दील हो जाएगा। मगर हुकूमत की अक्सरियत को कोई ख़तरा नहीं होगा। मगर फिर भी इस हवाले से हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में एक बिल भी पेश किया है, जिसके तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं और ये बिल आज कायमा कमेटी से भी मंजूर हो गया है। मगर माहिरीन कानून की राय में इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि इमरान खान ने जो 9 मई के हवाले से बयान दिया है ये माफ़ी मांगने का आगाज़ है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने कहा था जब 9 मई के हवाले से बयान आया कि अभी आगे बढ़ेंगे, पाँव पड़ेंगे कि किसी भी तरीके से रास्ता निकले। उन्होंने मुज़ाकरात की वाकई बात की, फिर ये भी कहा फ़ौज बंदा मुकर्रर करे। मगर कल रात जो ट्वीट किया वो तो अगर 2 कदम पीछे गए थे तो कोई 5-6 कदम आगे चले गए हैं। तनकीद कर रहे हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा, सकूत ढाका, भुट्टो साहब की मिसाल, फिर 3 शराइत और ये कि मार्शल लॉ है, इन्हीं लोगों की हुकूमत है, ये अदरवाइज़ तो ये हुकूमत कठपुतली है। ये लेटे तो नहीं हैं जिसकी बात आप कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो मैंने बात की थी मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। ये टैक्टिकल जो मुख्तलिफ होते हैं तरीके जो हैं वो अपनाते हैं और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस सिचुएशन को कोई गेज किया हुआ है कि ये सितंबर या अक्टूबर में जो है चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद जो है को हमारे कोई हालात यानी PTI के हालात अच्छे हो जाएंगे और मैं हुक्मरानी में वापस आ जाऊंगा। ये बेसिकली सारा ये इमारत जो है उन्होंने इस सपोजिशन के ऊपर या इस उम्मीद के ऊपर जो है अपनी खड़ी की है कि ये एक फैसला जो है वो 8-5 का आया है और उसके बाद जो है क़यादत जो है सुप्रीम कोर्ट में तब्दील होगी
फिर क़यादत जो है वो इस फैसले में जो मेजॉरिटी है उसके पास क़यादत चली जाएगी और फिर मेरे हक में फैसले आएंगे और मैं हुक्मरानी में वापस आ जाऊंगा। मगर ख्वाजा साहब, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में क़यादत बदले और आर्मी चीफ की को यानी फौज की क़यादत को टेक ऑन करके कोई सियासतदान सुप्रीम कोर्ट की क़यादत पर भरोसा करते हुए इक़्तिदार में आ जाए। ऐसा हुआ नहीं है इतने एक्सट्रीम माहौल में। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन जो मैं कहना चाहता था आपने खुद ही कह दिया है कि देखें ये फाइट जो है, अगर जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो इस वक्त जो है ट्रायंगुलर बट क्वाड्रेंगुलर फाइट जो है वो कराना चाहते हैं मुल्क के अंदर जो है अपने इक़्तिदार के लिए, कि एक तरफ फौज हो जाए, एक तरफ अदलिया हो जाए, एक तरफ सियासतदान हो जाए, और उसमें ऑब्वियसली वो समझते हैं कि मैं उसका बेनिफिशरी होऊंगा। लेकिन ये खाम ख्याली है। उन्होंने, आपने देखा होगा सियासत के अंदर ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड कितने पैंतरे बदले हैं। इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इस इंतखाब को छोड़ें, पहले 2018 वाला इंतखाब जो है याद करें, या उससे पहले 2013 में जो इनको एक दी गई थी, एक बेट दी गई थी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने जो इनको बेट दी थी, उसके बाद जो है वो कामयाब ना हो सका एक एक्सपेरिमेंट, और फिर मियां नवाज शरीफ को रिमूव किया गया, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद जो हुआ आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है। तो ये इस पे कोई ये कल फिर ये पकड़ेंगे, पाँव पकड़ने हैं इसने, और कोई पता नहीं ऑलरेडी पाँव पकड़ने का। देखें उस दिन उनकी मैं बात जो है गुरेज करता हूँ इस बात से, उस एक 2-3 रोज पहले इनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो है मुहतरमा, वो बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करके जो है वो एक बड़े पोलाइट अंदाज से एक पंजाबी में जिसको कहते हैं तरले के टोन के अंदर जो है वो बातचीत कर रही थी। अब वो कहते हैं कि 9 मई के साथ मेरा तल्लुक नहीं है। यही इनकी हमशीरा और दूसरी हमशीरा जो है, या तो वो पहचानते नहीं थे उस वक्त इनको, 9 मई को जो है कोर कमांडर घर के बाद ये सारी ख्वातीन वहाँ पे मोहतरम ख्वातीन है मेरे लिए, ये सारी वहाँ पे भी वहाँ खड़ी थी। साहब ये बात तो मान रहे हैं वो, ये बात वो मान रहे हैं कि 9 मई को गए थे और प्लान था, स्ट्रेटजी थी, प्रोटेस्ट की थी, पीसफुल की थी, वो कह रहे हैं, मगर जो हुआ उसके बाद वो सारा का सारा एस्टैब्लिशमेंट ने प्लान किया हुआ था। वो ये कह रहे हैं आगे की ये जो वायलेंस है वो एस्टैब्लिशमेंट का प्लान थी। नहीं, अगर आपका आज ट्वीट पढ़े ना तो उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने इनकार किया है कि हम वहां पे थे। ये इस बात से उन्होंने इनकार किया है, अपनी मौजूदगी से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा जी कि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बात चले इस बहस को जो है समेटते हुए मैं बाकी जो उनके नुकात हैं उनके उसके नुकात में एक मसला ये है कि अब तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि जो अचकज़ई साहब हैं वो उन्होंने पॉलिटिकल क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए, अब उन्होंने मगर जो नुमाइंदा अपने ट्वीट में पेश किया है अचकज़ई साहब को, वो भी फौज से मुज़ाकरात के लिए कि फौज अपना नुमाइंदा भेजे और अचकज़ई साहब हमारे नुमाइंदे, ये हुकूमत कठपुतली है, यानी वो सियासी क़यादत से अब अचकज़ई साहब के जरिए भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। देखें, ये मैं अचकज़ई साहब कल या परसों मुझे असेंबली में मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछ के आपको बता भी दूंगा। मेरा उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है, भाइयों वाला रिश्ता है। मैं उनसे पूछ के आपको बता भी दूंगा कि वो इनकी नुमाइंदगी करने के पे तैयार भी हैं कि नहीं, या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ जो है इनके बिहाफ के ऊपर को मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं भी है कि नहीं। ये अंदर बैठ के जो है इस तरह की काइट फ्लाइंग कर रहे हैं ताकि लोगों की पोजीशन एम्बेरस हो और मेरे लिए वापसी के रास्ते हर वक्त खुले रहें। मैं मुकर जाऊंगा, मैंने तो ये बात नहीं की थी, मैंने जिस तरह ये पहले करते हैं, ये कभी भी कोई बात इन्होंने अपनी ऊन नहीं की। अब मैं देखें, आज ये एक मजाक का खेज बात है। इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी जो है वो हम खोलेंगे और इतना ये करेंगे, केपी में ये होगा। 15 साल हो गए केपी में हुकूमत करते हुए, आज स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं अपना डेफिसिट पूरे करने के लिए। ये तो इन्होंने हुक्मरानी की है, लोगों को हुक्मरानी के ताने देते हैं, ये तो हुक्मरानी की है। 15 साल के बाद पूरा सूबा जो है दिवालिया हुआ है, 900 अरब रुपया उसके ऊपर, उस सूबे के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप जब शुहदा की तज़हीक करें, शुहदा जो है वो एक कॉमन
आप कह सकते हैं हमारे लिए अदब और एहतराम की उनकी हैसियत है सारी कौम के लिए, जो किसी भी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक हो, किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक हो उनका, वो शुहदा का जरूर एहतराम करेंगे कि उन्होंने कौम के लिए जो है वो कुर्बानी दी, और उनकी कुर्बानी जो है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी, जिस तरह हम सियासतदानों को लालच होते हैं, इक़्तिदार का लालच होता है, ये उसके कुर्बानी दिए, उसका इन्होंने उनकी भी तौहीन की हुई है। मगर अब जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि क़यादत को वो फोकस कर रहे हैं कि जी फौज से मैं तनकीद नहीं की, मगर फिर जब वो बात करते हैं कि कोई भी फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता, हमने कभी भी इदारे को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, मगर कोई बच्चा बिगड़ जाए, घर का बच्चा, तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है। नहीं तो बाजवा साहब के मुताल्लिक इनका क्या ख्याल है? आप पूछ लें इनसे। उन्हें तो अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा ही समझते हैं, उन्हें तो अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा ही समझते हैं, उस वक्त बहुत जमहूरी समझते थे। नहीं, उस वक्त जमहूरी भी थे, वो उस वक्त फर्दे वाद, सारी एस्टेब्लिशमेंट या सारी फौज फर्दे वाद थी, और वो बाजवा साहब थे। आप देखें इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट जो है दहशतगर्दों ने केपी के सूबे को किया हुआ है। ये केपी में दहशतगर्द लेके आए, इमरान खान साहब 6-7 हज़ार दहशतगर्द वहां पे लेके आया, जिसने आज कत्लेआम ना सिर्फ केपी में बल्कि दूसरे सूबों में भी किसी न किसी हद तक जो है कत्लेआम इस वक्त वो कर रहे हैं। केपी की हुकूमत जो है, केपी की अवाम जो है, इनके फैसलों की कीमत जो है इस वक्त अदा कर रही है। इन्होंने 4 साल के अंदर जो कौम के साथ किया है, जो इस मुल्क के साथ किया है, ये किसी तरह भी कोई सूरत ही नहीं है ऐसी कि उसको कंपनसेट कर सकें। जितनी तबाही में इन्होंने महंगाई जो है जो करके गए हैं, दिवालिया मुल्क को करके गए हैं। ये अब वक्त आया तो आईएमएफ को खत इन्होंने लिखे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने आईएमएफ को खत लिखे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्क जो है दिवालिया हो जाए। इस शख्स को सिवाय अपने इक़्तिदार के, सिवाय अपनी जात के कोई और चीज अजीज नहीं है, कोई रिश्ता अजीज नहीं है। मगर ख्वाजा साहब, आपने जब 1 हफ्ते पहले 9 मई वाले बयान पर कहा कि ये अब माफ़ी तरलों पर आ जाएंगे, उसके बाद 1-2 स्टेटमेंट वाकई ऐसा है कि लगा कि आपकी बात फौरी तौर पर ही सच साबित हो रही है, मगर कल अचानक फिर यू टर्न हो गया। आप अभी भी अपनी बात पर कायम है कि इवेंचुअली ये बात वहीं जा रही है या लड़ाई की तरफ जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रही है? मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। ये इसकी स्ट्रेटजी है कि बड़क मार दो, अगला बड़क से यरके ना तो खुद यरक जाओ। ये पंजाबी में जरा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोग समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। बड़क मारता है, अगला यरक नहीं करता, साथ ही मुज़ाकरात की बात करनी शुरू करता है, साथ ही कहता है कि मेरे पास बंदे भेजो, मैं बातचीत करना चाहता हूं। किस मौजू के ऊपर आप बातचीत करना चाहते हैं? कि मुझे इक़्तिदार में वापस लाया जाए? 5 साल इंतजार करो, जब इलेक्शन होगा फिर भाई उसमें हिस्सा ले लेना। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अगले इलेक्शन तक जो है, जो आपका जो सब्र का पैमाना हर रोज लबरेज हुआ होता है कि आपका सब्र जो है, कभी आप कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। जुलूस का इन्होंने जुलूसों का ऐलान किया कि पाकिस्तान सारे शहरों में, किसी पाकिस्तान के शहर में 25, 30, 40 से बंदे नहीं आए ज्यादा। रोजाना भूख हड़ताल करते हैं, सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद 2-3 घंटे की भूख हड़ताल करते हैं, उसके बाद सारे के सारे गायब हो जाते हैं। जितने इनके जाले हैं, जितने इनके जानसार हैं, ख्वातीन मर्द जो है 10-12 बैठते हैं, बाद उसके बाद गपशप लगाते हैं। जिस तरह वो जमीन पे बैठ के लोग ताश नहीं खेल रहे होते, उस तरह ये बैठे होते हैं, और उसके बाद उठ के चले जाते हैं। अंदर जाके 2 एयर कंडीशनर हॉल के अंदर तकरीरें करते हैं, उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। कौन बंदा है जो अपनी उसके ऊपर जो है खड़ा है, किसी कॉज के ऊपर, किसी नजरिए के ऊपर, सिवाय ये कि 2018 का इलेक्शन इनको भूल गया है, 2024 का इलेक्शन इनको याद है। और मगर ख्वाजा साहब, आपने जो जुमला कहा कि इनका काम है भड़के मारना, भड़के मारते हैं। अगर कोई जो आप कह रहे थे कि अगर दूसरा डर जाए तो ठीक है, वरना फिर खुद वो पीछे हट जाते हैं। मगर जब बार बार भड़के मारे हैं, आपका सियासी एक्सपीरियंस है, एक ना एक दफ़ा आगे की पार्टी डर गई फिर? मेरा नहीं ख्याल कि मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म की बात हो। कब ये बंदा बड़ा एक्सपोज हो गया हुआ है, लोगों को जो है ना, कोई जनरल बाजवा को मेरे ख्याल कोई प्लेखे थे, उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी, या ऑब्वियसली उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो ओवरराइडिंग फैक्टर था। लेकिन वो ही थॉट कि ही इज बैटिंग ऑन द राइट हॉर्स।
लेकिन लेटर ऑन जो है, नॉट लेटर ऑन बल्कि साल सवा साल के बाद ही 2019 में ही उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ, और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब एक्सटेंशन दी थी हमने। और फिर आपने क्या कहा? तो ये हालात है इनके। कोई बंदा, कोई पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कोई बंदा जो है ढूंढे जो इस शख्स पे एतबार करेगा। और जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि हम कोई बंदा बेजार आ गए इसके साथ डील किया इस आदमी से, तो आपने क्या कहा जी? जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि हम बेजार आ गए इमरान खान साहब के हवाले से, जनरल फैज हमीद ने कहा जनरल बाजवा के ससुर के घर, पूरी स्टोरी मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। ये आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 20 मिनट की ज्यादा मुलाकात थी। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं? मैं जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वोट देंगे, जो हमने दिया भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका क्या कोई शराइत क्या है? मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं है, हम कुछ भी नहीं चाहते, हम यहाँ पे कोई क्विड प्रो को के लिए नहीं है, मैं यहाँ आपके पास आया हुआ। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। मैंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। आप ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। उस नशिस्त के अंदर जनरल आजम साहब भी तशरीफ रखते थे और जनरल फैज साहब, दोनों, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कोई बात नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अगर जनरल फैज़ हमीद या जनरल एजाज अमजद अपना मौका देना चाहें प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। क्या चाइना से मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्या बिजली की कीमतों में आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि एहतजाज हर तरफ हो रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत पर बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तनकीद और अवाम का एहतजाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी में एहतजाजी धरना जारी रहा, जबकि PTI के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IPPs के साथ होने वाले मुआहदों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। हुकूमत पर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों यानी IPPs को अदा की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स का बढ़ता बोझ अवाम पर बिजली के महंगे बिलों की सूरत में डालने पर तनकीद हो रही है, जबकि बिजली का तरसीली निज़ाम और बिलों की वसूली का निज़ाम भी बेहतर ना होने की वजह से गर्दिशी कर्ज़ों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। अवाम पर बोझ मुसलसल बढ़ रहा है और हुकूमत पर तनकीद सिर्फ अपोजिशन जमातों तक महदूद नहीं है, बल्कि इत्तेहादी जमात MQM भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, जबकि साबिक निगरान हुकूमत में शामिल अहम वज़रा भी IPPs के साथ होने वाले मुआहदों पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें मनसूख करने तक की बात कर रहे हैं, उन पर दोबारा से मुज़ाकरात करके नए मुआहदे करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पावर डिवीज़न उवैस लगारी ने चीन का दौरा किया और चीन से कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग पर बात की गई। जंग और द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को चीनी बिजली के कारखानों को 2036 तक 15.4 अरब डॉलर अदा करने हैं और पाकिस्तान इस अदायगी की मुद्दत में 5 से 8 साल की तौसी चाहता है, जबकि वज़ीर पावर डिवीज़न उवैस लगारी के मुताबिक रीप्रोफाइलिंग के नतीजे में बिजली की लागत में जो भी कमी आएगी इसका फ़ायदा बिजली की फ़ी यूनिट कमी की सूरत में आवाम को पहुँचाया जाएगा। वज़ीर पावर डिवीज़न के दौरा चीन में क्या बातचीत हुई और क्या हुकूमत बिजली की कीमतों पर आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। खुद हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराह पावर डिवीज़न उवैस लगारी साहब। उवैस लगारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि चीन से ज़रूर बात हुई है, रीप्रोफाइलिंग के हवाले से ये नहीं बात हुई कि किसी भी तरीके से रीस्ट्रक्चर करना है, बल्कि रीप्रोफाइल करने की बात हुई है। तो किस हद तक बात हुई है? क्योंकि उन्होंने कहा तफसीलात आप बताएंगे, क्या आवाम को रिलीफ मिले और आप पर पॉलिटिकल प्रेशर कम हो, क्या होगा? शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, चीन से जो हमारे इस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं बीजिंग में जाके, वो सिर्फ एक हिस्सा है हमारी कीमतों को कम करने वाले एफर्ट्स के ऊपर। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मुल्क के अंदर भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और बेहतर गवर्नेंस की जी सतह के ऊपर जिसको इनिशिएट कर चुके हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, जिसमें ट्रांसमिशन की बेहतरी से भी 2-2 रुपए फी यूनिट की कमी आ सकती है। तो चीन के साथ जो हमने मुज़ाकरात किए हैं और बातचीत की है, वो 2 बेसिक इश्यूज के ऊपर थी। एक ये थी कि जो हमने उनको इन चीनी प्लांट्स को के जो कर्जे हैं उनको पे जो करना है, उनकी पेमेंट के जो स्केड्यूल्स हैं उसको हम रीप्रोफाइल करें, ताकि बजाय एक ख़ास अरसे के अंदर बैक करने के वो अरसा ज़रा लंबा हो जाए, ताकि हर साल का जो बोझ है हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर रिड्यूस हो जाए, नंबर 1।
दूसरा हमने किया है कोल की कन्वर्जन के ऊपर, जो आपने पहले भी मुझसे सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे सीपैक के प्लांट्स हैं जो बाहर मुल्क का कोयला इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं। उसके बजाय अगर पाकिस्तानी थर कोल का कोयला इस्तेमाल किया जाए तो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो 23 रुपए यूनिट से नीचे गिर के उन प्लांट्स की 7 रुपए यूनिट के ऊपर आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी एक स्टेप्स होंगे, लेकिन कोयले की कन्वर्जन तकरीबन 2, 3, 4 साल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक प्लांट आफ्टर दी अदर आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो डेट रीप्रोफाइलिंग है उसका असर बहुत जल्दी हो सकता है कि अगर हमारी बैंक्स के साथ रीप्रोफाइलिंग की बातचीत कामयाब हो गई और चीन और पाकिस्तान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, जिसकी मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि वो बहुत पॉजिटिव थे कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर के अंदर कीमतें बिल्कुल अनसस्टेनेबल हैं और उनको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर उनको भी इस बात का इदराक है तो जो रफ एस्टिमेट्स आते हैं वो ज़ाहिर, अब अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके पास है तो आप बता दीजिएगा, वो ये कि प्रोफाइलिंग हो जाती है तो 3 से 4 रुपए का बेनिफिट हो सकता है जो पर यूनिट कॉस्ट है। इसके अलावा अगर कोल कन्वर्जन हो जाती है तो उससे भी 3 से 4 रुपए का इम्पैक्ट आ सकता है, मगर वो ज़ाहिर आप बता रहे हैं कि वो मीडियम टर्म का काम है। कितनी उम्मीद है कि वो कितनी जल्दी जवाब दे देंगे और कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा और क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? शाहजेब भाई 3.5 से 4 रुपए का तो मैं रीप्रोफाइलिंग का एग्जैक्टली नहीं कह सकता, शायद इससे ज्यादा हो शायद इससे कम हो, लेकिन आप तकरीबन रफ फिगर्स में क्लोज बाय हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब ये होगा तो इस तरह जरूर हो सकेगा और हम उसका कोई एडवांटेज अपने पास नहीं रखेंगे। पूरी हुकूमत की बड़ी क्लैरिटी है प्राइम मिनिस्टर की और पूरी हमारी हुकूमत की कि हम पूरा फायदा कंज्यूमर को ही पास ऑन करेंगे। और जो जी कोयले का है उसमें कुछ देर लगेगी, बिकॉज 1.5 साल के करीब एक प्लांट को कन्वर्ट करने में लगेगा और आप सारे प्लांट्स को इकट्ठे कन्वर्जन पे नहीं लेके जा सकते। लेकिन एक और मैं आपको चीज बताऊं, जितनी ये चीजें जरूरत है, सिर्फ रहीम यार खान से अगर मटियारी तक की हमारी ट्रांसमिशन लाइन बन जाए उससे भी आपका 2.5 रुपए 2 से 2.5 रुपए यूनिट का फर्क पड़ेगा। तो ये आपके बहुत मेजर इम्पैक्ट है। मगर ये आते ही तो ये आप कब कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मसाइल की वजह से मेरिट ऑर्डर फॉलो ना होने की, इसके अलावा एफिशिएंट प्लांट्स के कम चलने की, इनएफिशिएंट प्लांट्स के ज़्यादा चलने की बातें, ये सारे के सारे मामला जो हैं ये हमारे अपने नुकसानात हैं, मगर ये बातें काफ़ी टाइम से हो रही हैं, इसमें कितनी तेज़ी से काम हो रहा है? शाहजेब साहब, हमें तो 3 महीने इस हुकूमत को आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीएसटीपी का हिस्सा भी इस मटियारी लाइन को रखवा दी है। हम किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का वेट नहीं कर रहे। इसी साल शुरू ये अभी एज सून एज पॉसिबल होगा और ये तकरीबन 2 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाए। साहब, आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने, क्योंकि आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत तनकीद हो रही है, आपने कहा कि जो ऑडिट है इन आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स का आप पहले ही ऑर्डर कर चुके हैं। क्या उसके पैरामीटर्स हैं ऑडिट के और कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी? जी, ऑडिट का जो था वो ऑडिट पिछली हुकूमत ने नहीं होने दिया इमरान नियाजी साहब की, और वो सीधा आर्बिट्रेशन के अंदर इस मामले को ले गए। मोहम्मद अली की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अंदर खुद उसने लिखा है कि मेरे पास जो फिगर्स हैं वो हाफ बेक्ड है, उनके ऊपर मजीद तहकीक होने की जरूरत है। बदकिस्मती से इस रिपोर्ट का जो इतना जिक्र किया जाता है, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उस रिपोर्ट के आने के बावजूद अपनी काबीना से आर्बिट्रेशन के अंदर ले गए, जिसके प्रोसेस को हम रिव्यू कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि रेगुलेटर इंशाल्लाह हर हाल में हमारे जो प्लांट्स हैं उनका जो खास तौर पे ऐसी उस रिपोर्ट में जो थे उनका फौरी तौर के ऊपर पूरा फोरेंसिक ऑडिट करे। लेकिन आपको इंशाल्लाह शायद बेहतर खबरें आपको मिलेंगी। हम लोगों ने खामोशी के साथ बगैर कुछ ढंडोरा पीटे बहुत काम किया है 3 महीने में, और हम 94 और 2002 के जो RFO प्लांट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह उन प्लांट्स का कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे, जिससे तकरीबन को 80 से 100 अरब रुपए सालाना का हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल सकता है। और साहब, साथ में ये बताइएगा कि एक मसला बहुत ज़्यादा बात होती है कैपेसिटी पेमेंट्स की। 18 रुपये 39 पैसे कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, फ्यूल कॉस्ट तकरीबन 10 रुपये 90 पैसे है, ट्रांसमिशन चार्जेस 1 रुपये 54 पैसे, 3 रुपये 67 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, आप खुद भी ये अदाद शुमार बता चुके हैं। मगर जो टैक्सेस हैं
वो इंतहा से ज़्यादा कलेक्ट किए जा रहे हैं। और एक नंबर रिपोर्ट हुआ कि पिछले साल 860 अरब रुपए कलेक्ट किए गए, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इस साल 450 अरब रुपए कलेक्ट किए जाएंगे। एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, इतने सारे टैक्सेस हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये 450 अरब रुपए के टैक्सेस हुकूमत ख़त्म कर दे तो इसमें 265 अरब रुपए तो वैसे ही प्रोविंसेस को जाने हैं डिविजिबल पूल की वजह से। प्रोविंसेस के पास बहुत पैसे हैं, हुकूमत को 185 अरब रुपए की हिट आएगी, वो पीएसडीपी में ले ले, मगर आवाम को कम से कम इन महीनों में इसका रिलीफ दे दे, क्योंकि बहुत सादा हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हुए हैं। क्या इस पर आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर है आपका सब्जेक्ट एनर्जी है, टैक्स फाइनेंस का है, मगर आपकी क्या राय है खुद? टैक्सेस हमारा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, वो नहीं, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स है औरों की तरह। मेरे ख्याल में वो 18% का जो फिगर है वो शायद हुकूमत उसको रिवाइज करना चाहे, क्योंकि वो 18% ऐसा है जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ ज़रा ज़्यादा महसूस होता है। तो हमारी ज़रूर ये बैठ के हमने, लेकिन इसके ऊपर बड़ी सोच विचार के साथ, क्योंकि और रेवेन्यू के जो जनरेशन के फिगर्स हैं उसके साथ भी हमने इसको कोलैबोरेट करके आगे चलना होगा। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर जी यकीन दिलवाऊँ और कंज्यूमर्स को आपकी तवसत से कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब खुद इस एफर्ट की क़यादत कर रहे हैं। हम लोग बिजली की कीमतों को कम करने के लिए तमाम वो हरबे के मुतालिक सोच विचार कर रहे हैं और तकरीबन कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं ताकि बिजली सस्ती हो और हमारी बिजली की मांग भी बढ़े। तो ये बहुत अहम है हमारे सेक्टर के लिए। सब तो जो इतने सारे टैक्सेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर तनकीद आपकी अपनी मिनिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा आती है, आपके ख्याल में ये एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, सेल्स टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स भी 7.5 ये ठीक है, ये रहते हैं, जबकि बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई, कैपेसिटी चार्ज इतने ज़्यादा बढ़ गए। शाहजेब भाई, डोमेस्टिक कंज्यूमर के ऊपर 18% है, वहाँ गालिबन इस किस्म की गुंजाइश शायद हो जिसको रिवाइज किया जा सके। लेकिन मैं आपको ये भी बात बताऊं कि हमारी एनर्जी की मिनिस्ट्री के ऊपर जो तनकीद होती है वो मैंने आते ही वजारत के अंदर 2 महीने पहले इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमारी अपनी गलतियां बहुत हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो एनर्जी मिनिस्ट्री खुद जो कुछ कर सकती है उससे आपको कम से कम 6 से 7 रुपए यूनिट का फर्क पड़ सकता है। और मेरी पूरी जी तवज्जो उन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर है जो ये 6-7 रुपए की बेहतरी कंज्यूमर्स को ला के दे सकते हैं अगले 2 से 3 सालों में। बहुत शुक्रिया। वैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं बेहतरी हम ला सकते हैं, हमारी अपनी वजारत की कोताहियाँ हैं, देखते हैं वो इस बात में किस हद तक कामयाब होते हैं। आज के प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।